साल में उतना नहीं कर सकते जितना हमें करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम एज ए टोकन हम अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरीके से जो है इन इलाकों में आएँ। हमारे टूरिज़म मिनिस्टर जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए था, इन लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए थी। उनके रुस्तम जाते, डस्का जाते और यहाँ पर 1122 को इक्विप करते। अब आप मुझे बताएं कि मैं जब डस्का गया और उन्होंने मुझे रोहिदात सुनाई और रुस्तम और रोहिदात सुनाई कि 2 घंटे तक वो चीखते चिल्लाते रहे और कोई रेस्क्यू की टीम वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। ये 2 घंटे नहीं है बल्कि पानी आते आते, क्योंकि मैं भी ज़मींदार घराने का बंदा हूँ, आप लोग भी हैं, जब बारिशें होती हैं और सैलाब, ये पता होता है कि पानी आ रहा है तो आपको पानी का फ्लड का पानी यहाँ पहुँचते 1 घंटा लगता है। कोई चीज़ें नहीं थी, कोई किसी ने जो है रिस्पॉन्स नहीं किया। और उन लोगों को आपके कैमरे ने दिखाया किस तरीके से एक एक इंसान की जान जो है वो ज़ाया होती गई, शहीद होते गए। दुनिया देखती रही, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी हुकूमत ने नहीं देखा, हमारी इंतज़ामिया ने नहीं देखा, हमारी 1122 नहीं देखा, बाकी सारी दुनिया देख रही थी। पता नहीं वो कहाँ पर मौजूद थे कि इतने इस टूरिज़म के इलाके में जिसमें हम कहते हैं कि टूरिज़म को फ़रोग़ होना चाहिए हमारे सूबे में, हमें तो चाहिए था कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती कि उसका क्विक रिस्पॉन्स होता। फिर पूरे सूबे में उसका बदला लेने के लिए इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर दी। सवाल मेरा ये है मीडिया के ज़रिए कि ये इंक्रोचमेंट करने की इजाज़त किसने दी है? आप 2013 तक यहाँ से जो है हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इंक्रोचमेंट तो किसी ने तो इजाज़त दी होगी। क्या उनको आपने सज़ा दी कि सिर्फ उनने पैसे लेके अब NOC दे दी कि जाकर 2 नंबर काम आप करें? और फिर पूरे सूबे में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मेरे पास पेशावर के लोग आए हुए थे कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हमारे लोगों के जो हमने जो दुकानें बनाई हैं जिनके NOC इसी हुकूमत ने, इन्हीं लोगों ने दी है, आज वो कह रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इजाज़त दी है, पहले उन लोगों को, उन वज़रा को, उन अफसरान को पहले टांगें सज़ा दें कि जिन्होंने इनको इजाज़त दी, और उसके बाद फिर आप ये ड्राइव शुरू करें और चीज़ें बताएं। गिराना तो बहुत आसान बात है, लेकिन ये बताएं कि 2 नंबर काम करने की इजाज़त किसने दी थी आपकी हुकूमत में, मदीना की रियासत में? मदीना की रियासत के तो हमें बड़े आप लोगों ने बताया कि मदीना की रियासत में ये होता है। ये मदीना की रियासत नहीं है, ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है और उनकी रियासत हो सकती है। ये रियासत, मदीना की रियासत में ये चीज़ दी होती है कि जो चोरी करे, जो गलत काम करे, उसको प्रमोट किया जाए। शुक्रिया जी। अगर किसी का सवाल है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। ये बताएं, आपकी पार्टी को यहाँ पे कोई वोट नहीं दे रहा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सलीम साहब की सदारत में हम देख रहे हैं कि इस 1 साल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही है और आपकी तरफ से यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, सहाफ़ी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं इस बात को भी अप्रिशिएट करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि सर पीपल पार्टी को मजबूत रखने के लिए एक सदर को मेरे ख्याल में इतनी जल्दी चेंज करना पीपल पार्टी के लिए मेरे ख्याल में नुकसानदेह साबित होगा। तो सर क्या ख्याल है? सलीम साहब यहाँ पे मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते इसको देख रहा हूँ, इसकी एक्टिविटी हर जगह पे पहुँचता है, हर किसी की आवाज़ आप तक पहुँचाती है, तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए सर आपकी क्या इक़दाम है और इसको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे ताकि पीपल पार्टी दोबारा पहले की तरह यहाँ पे बहाल? देखिए, जो पार्टी के मामलात हैं, या सदर बनना है या जनरल सेक्रेटरी बनना है या कोई अहदेदार बनना है, वो तो मेरे सूबाई सदर आके आपको जवाब दे सकते हैं। मुझे जो सूबाई तंजीम टीम देगी मैं उसके साथ काम करूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं उस पर पार्टी की तंजीमी जो है वो काम करेगी और हर 3-4 महीने बाद हमारी रिशफलिंग होती है, वो होती है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर भी हो, मर्ज डिस्ट्रिक्स हों, चतराल से लेकर डी खान तक हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्स भी हैं, सब में हमारी कोशिश है कि हम काम करें। माजी में पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं, इंशाल्लाह फिर भी मिलेंगे। लोगों को इल्ज़ाम को तो खुद लगाते हैं फॉर्म 47 का, और अपने मुतालिक उनका क्या ख्याल है? एज ए पीपल्स पार्टी के वर्कर जब हम कामयाब होते हैं, कोई ओहदा मिलता है, तो हम गड़ी खुदा बख्श जाते हैं अपने शुहदा को सलाम करने के लिए। और उसमें जो है तमाम जो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो भी बनता है, मैं गवर्नर बना, मैं गड़ी खुदा बख्श गया, जितने भी लोग बनते हैं, हमारे भाईजान जो सूबाई हुकूमत बनी थी पहली सलामी देने कोर कमांडर के घर गए थे। तो आप समझ जाए कि हुकूमत कहाँ से बनी थी। देखिए, हम तो 24 घंटे जंगी हालात में होते हैं और तैयार होते हैं। हर किसी का जमहूरी हक है कि ओहदा में एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। जितनी भी पोजीशन मौजूद है पाकिस्तान में, चारों सूबाई असम्बलियों में, वफाक में, चाहे वो सेनेट में भी है, जिसके साथ भी अगर एक मेंबर जिसने भी ज़्यादा हो उसका जमहूरी हक बनता है कि ओहदा में एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। और हमारे भी जमहूरी हक है कि जब हमारे पास मेंबरान की तादाद पूरी होगी, हम अदम एतमाद लाने की पोजीशन में होंगे तो इंशाल्लाह हम लाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली
30 سے 35 لوگ اس وقت جو ہے ایم پی ایز جو ہیں وہ آزاد ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو وہ کسی بھی وقت، لیکن مجھے تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمیں بھی مطلب ہے کہ خدمت کا موقع نہ دیں، پی ٹی آئی خود نہ عدم اعتماد کی تحریک نہ لے آئے، ہمیں تو یہ خطرہ ہے اس وقت۔ سر 5 اگست پہ جو احتجاج ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے سی ایم نے ایک دفعہ پھر ہماری ناک کٹوائی، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ ڈی خان سے تعلق ہے، اگر میں کوئی اچھا کام یا برا کام کروں یا وہ کریں گے تو ڈی خان کا نام ہی چلے گا۔ تو میں نے پہلے کہا تھا، آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا چند ہفتے مہینے 1-2-3 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ صرف یہ گلی کوچوں تک رہ چکے ہیں، یہ کوئی جلسہ کوئی جلوس نہیں کر سکتے ہیں، اور انہیں بہانہ بنا کہ ہم لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاں جگہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پشاور میں کس نے پابندی لگائی تھی جلسہ کرنے کی؟ یہاں پہ پاور شو کر لیتے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم رنگ روڈ سے نکلیں گے اور قلعہ بالہ حصار پہ جا کے آخری سلامی دیں گے اور اس کے بعد گھروں پہ جائیں گے، لیکن قلعہ بالہ حصار پہ جیسے پہنچے تو سلامی دینے کے بعد ہمارے سی ایم صاحب جو میں میڈیا میں دیکھا کہ وہ تقریر کیے بغیر ہی چلے گئے، کیونکہ بڑے مشکلات میں بھی ہے، مجھے ان پہ ترس بھی آتا ہے، کیونکہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ورکروں کو بھی راضی کریں اور آقاؤں کو بھی راضی کریں، تو دو چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں چلتی۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا ابھی چند دن پہلے بڑے ایک افسوسناک بات کی انہوں نے، جو ہمارے اداروں پہ انہوں نے الزامات لگائے کہ جی ہم بندے پکڑتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ود ان 24 آور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور اس کے بعد اس کا ایک اور بیان آیا۔ اب ہمیں پتہ نہیں کون سا بیان ان کا ٹھیک تھا، لہٰذا سی ایم صاحب کو چاہیے یا جو بھی وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ فلور آف دی ہاؤس دیتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں دیتے ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ آئے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں اور اپنی بتائیں کہ وہ کون سا ان کا بیان پہلے والا ٹھیک تھا یا دوسرے والا ٹھیک تھا۔ اس سے ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو بدنامی ہوئی، انڈیا نے وہ اسٹیٹمنٹ لے کے جو ہے گئے فیٹف میں پاکستان کو بدنام کرنے کی، کیونکہ انڈیا کو جس طریقے سے ہم نے سفارتی محاذ پہ سائڈ لائن کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جس طریقے سے وہ جنگ کے بعد جو ہماری افواج نے جو انڈیا کو سبق سکھایا ود ان 78 آورز، اس کے بعد جو مودی کو چپ کا روزہ لگے آج تک وہ زبان نہیں کھول سکا، ان کو ایسا جواب ہماری فوج نے دیا، ہمارے سپہ سالار نے دیا، ہمارے ایئر فورس نے دیا، نیوی نے دیا، تمام قوم نے مل کر اپنی فوج کو سپورٹ کیا، اور آج آپ دیکھیں کہ ہمیں باہر کی دشمنی، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 9 مئی میں سزا ہوتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے جو ٹول پلازا جو ایکسپریس وے کا تھا کس نے چلایا؟ ہمارے قلعوں پہ، ہمارے چھاؤنیوں پہ کس نے حملہ کیا؟ کور کمانڈر اور جیشو کے گھر پہ کس نے حملہ کیا؟ ہمارے پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کس نے چلایا؟ کوئی اسرائیل سے لوگ آئے تھے یا کوئی انڈیا سے لوگ آئے تھے؟ انہی لوگوں نے چلایا، اس وقت کلپس بھی چلا رہے، سب کچھ کر رہے تھے۔ آج جب سزائیں مل رہی ہیں